चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आज आपको पीवीएफटी का 2018 का ओल्ड पेपर के कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज हम करेंगे जूलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 9, 20, 21 या 22। तो आप सभी को पता है कि खोपड़ी में जो होती हैं आपकी 22 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 22 हड्डियाँ होती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्वचा पर इलेक्ट्रोल का उपयोग कर हृदय की विद्युत गतिविधि को अभिलेखित करने वाला उपकरण को आप क्या कहते हो। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्वचा पर इलेक्ट्रोल का उपयोग कर हृदय की विद्युत गतिविधि को अभिलेखित करने वाला उपकरण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा। तो आप सभी को पता है उसे हम कहते हैं ECG। क्या कहते हैं? ECG कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि केशुरी के रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली केशुरिका कौन सी है। सबसे पहले तो आपको RBC का फुल फॉर्म बताना है कमेंट में, और WBC का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, चलिए तो केशुरी की रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली केशुरिका जो होती हैं रेड ब्लड सेल। कौन सी होती हैं? RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन है मानक में किस प्रकार की उपस्थिति होती है। मानक में किस प्रकार की उपस्थिति होती हैं? हाइलिने उपस्थिति, रेशेदार उपस्थिति, लोचदार उपस्थिति या इनमें से कोई नहीं। मानव में किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती हैं? तो मानव में आपको जो पाई जाती हैं हाइलिनी उपस्थिति पाई जाती हैं। हाइलिने उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त में CO2 किस रूप में पाई जाती है। रक्त में CO2 किस रूप में पाई जाती है? बाइकार्बोनेट, ग्लिसरॉल, हीमोग्लोबिन या पोटेशियम कार्बोनेट। तो आप सभी को पता है कि रक्त में CO2 जो पाई जाती हैं बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किसमें? बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अपोहन सिद्धांत कार्य करता है। अपोहन सिद्धांत कार्य करता है किस पर? परासरण, अधिशोषण, प्रसारण या अवशोषण। अपोहन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए अपोहन जो कार्य करता है प्रसार पर कार्य करता है। किस पर? प्रसार पर जो कार्य करता है अपोहन करता है। अगला क्वेश्चन, मायोफिल में एक्टिन प्रोटीन को क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन को आप क्या कहते हो? आइसोट्रॉपी बैंड, अनिसोट्रॉपी, मायोसोपी या फाइब्रिन। तो आप सभी को पता है कि मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन को हम मायोसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? मायोसिन कहेंगे। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। इनमें से कौन मस्तिष्क में विचारधारक हिस्सा है? इनमें से कौन मस्तिष्क में आपका विचारधारक हिस्सा होगा? पश्च कपालपाली, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या पूर्ववर्ती मस्तिष्क। तो कौन मस्तिष्क में विचारधारक हिस्सा है? तो 8वें नंबर का अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क होगा। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। 10वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि युग्म गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ जो होना वो क्या कहलाता है? युग्म गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ होना क्या कहलाएगा? तो 10 नंबर का वेरी गुड, जिसे हम कहते हैं अन्यूप्लोडी। क्या कहते हैं? अन्यूप्लोडी कहेंगे। अन्यूप्लोडी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए मैं और आपको बता देता हूँ, एक डेमो है
पीवीएफटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 6000 एमसीक्यूज मिलेंगे, पीवीएफटी के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2014 से 19 तक के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सब आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा। मात्र अभी जो 300 का जो प्राइस है वो रहेगा 149 में। अगर कोई पीवीएफटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर डेमो देखना चाहता है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको 149 में मिल रहा है। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा नियम कहता है कि जनसंख्या में एलील एवं जीनोटाइप आवृत्तियां अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में पीढ़ी से पीढ़ी स्थित रहेगा। कौन सा नियम कहता है कि जनसंख्या में एलील एवं जीनोटाइप आवृत्तियां अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर रहेगा। 11 नंबर का, वेरी गुड, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत। कौन सा कहेगा? हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कभी कभी हार्मोन्स कोशिकाओं द्वारा उत्पादित रसायन को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाना है तो एक ही कोशिका या उसी के समान कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इस शब्द को आप क्या कहते हो? बताइए। वेरी गुड। कभी कभी हार्मोन्स कोशिका द्वारा उत्पादित रसायन को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक ही कोशिका या उसी के समान कोशिका को प्रभावित करती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन। क्या कहते हैं? ऑटोक्राइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह रोग जिसमें अंतःस्रावी विकार के कारण अधिवृक्क ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पादन नहीं करती, उसे आप क्या कहते हो? 13 नंबर का, वेरी गुड। वह रोग जिसमें अंतःस्रावी विकार के कारण अधिवृक्क ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न नहीं करती हैं वो जो कहलाती हैं एडिसन रोग कहलाएगा। कौन सा रोग कहलाएगा? एडिसन रोग कहलाएगा। वह पेशियां जो हृदय के लयबद्ध संकुचन और विक्षाप में सहायता करती हैं वो कौन सी हैं? वह पेशियां जो हृदय के लयबद्ध संकुचन एवं विक्षाप में सहायता करती हैं उसे हम कहते हैं हृदय पेशी। क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर का कि कौन सा सूक्ष्मजीव सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में सहायक होगा? कौन सा सूक्ष्मजीव सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में सहायक होगा? तो आप सभी को पता है कौन सा होगा। वेरी गुड, एस्परजिलस। कौन सा? एस्परजिलस निगर। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था जो है वो क्या है? एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था जो है वो क्या है? आइसोमेरेज, लाइगेज, जाइमोजेंस, लाइएजेंस। मतलब एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था जो है वो क्या है? वेरी गुड। एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था होती हैं जाइमोजेंस। क्या होती हैं? जाइमोजेंस होती हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। मधुमक्खी एपीकल्चर में अनिश्चित अंडे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मधुमक्खी पालन में अनिषेचित अंडे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रानी द्वारा, ड्रोन द्वारा, कार्यकर्ता मक्खी या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। मधुमक्खी पालन में अनिश्चित अंडे जो होते हैं वो ड्रोन के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला, वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें प्रतिजन ए या बी के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती? वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें प्रतिजन ए या बी के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं? वो होता है ए बी। क्या होता है? ए बी होगा, ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। आपकी डेली 12:30 बजे क्लास होती है लेकिन अभी रिकॉर्ड होने में टाइम हो गया तो 1 बज गए। मनुष्य में अंतःस्रावी प्रणाली के लिए तंत्रिका नियंत्रण केंद्र
जो होता है वो कौन सा होता है? मनुष्य में अंतःस्रावी प्रणाली के लिए तंत्रिका नियंत्रण केंद्र जो होगा वो कौन सा होगा? वेरी वेरी गुड, जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, मानव शुक्राणु के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? मानव शुक्राणु के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, प्रोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी वाला आएगा। अफ्रीका में लोगों में होने वाली नींद की बीमारी एक खतरनाक है, यह किस प्रोटोजोआ के कारण होगा? ये आपको एनसीईआरटी के जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें है, ये किसके कारण होगा? तो आप सभी को पता है किसके कारण होता है? टिप्रेनोसोमा, टिप्रेनोसोमा ग्रेम्बियस, टिप्रेनोसोमा, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। अफ्रीका में लोगों में होने वाली नींद की बीमारी एक खतरनाक रोग है, ये टिप्रेनोसोमा के कारण होगी। अग्नाशय में वसा पाचन को बढ़ावा देने वाला एंजाइम को आप क्या कहते हो? अग्नाशय में वसा पाचन को बढ़ावा देने वाले एंजाइम को आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं अग्नाशय लाइपेज। क्या कहते हैं? अग्नाशय लाइपेज कहेंगे। रेटिना में उपस्थित दो कोशिकाएं, रेटिना में उपस्थित दो कोशिकाएं जो प्रकाश ग्रहण करने तथा रंगों को पहचानने में सहायता करती हैं, वो कौन सी है? रेटिना में उपस्थित दो कोशिकाएं जो प्रकाश ग्रहण करने तथा रोगों को पहचानने में सहायता करती हैं, वेरी वेरी गुड, वो कहलाती हैं राड एंड शंकु। क्या कहलाती हैं? राड एंड शंकु। पित्त के द्वारा वसा का पाचन होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पित्त के द्वारा वसा का पाचन होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? 24 नंबर का, वेरी वेरी गुड, 24 का हो जाएगा इम्प्लिसिफिकेशन, बी वाला आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर लिखना कि कई की तैयारी कर रहे हो, P9753749986। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपकी जो होगी 3 बजे क्लास होगी, 9753749986। 3 बजे आपकी क्लास रहेगी, 5 बजे रहेगी, 8 बजे रहेगी, है ना। तो जो ऐड होना चाहता है लिख देना कि पीएनएसटी की कर रहे हो या पीवीएफटी की, ठीक है। पीएनएसटी के नोट्स भी उपलब्ध हैं, जिनको लेना है ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया और अमोनिया अपने आयनों के तनाव एक्सचेंज को क्या कहते हैं? अमोनिया और अमोनियम आयनों के तनाव को आप जो कहते हैं वो कहते हैं एमोनोटिल्स, एमोनोटिल्स, ऑप्शन आपका सी वाला। चलिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं, मुजाउद्दिया मनीष, इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, MANISHMUJA644। मेरे इसके नीचे टेलीग्राम आईडी, उसमें भी ऐड हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर बता रखे, वो भी उसमें भी ऐड हो सकते हैं। पीवीएफटी के नोट्स भी अवेलेबल हैं और पीएनएसटी के नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। पीएनएसटी के नोट्स का भी डेमो आपको दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। पीएनएसटी ये लो, ये पीएनएसटी के नोट्स हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, 26 ओल्ड पेपर मिलेंगे, 7000 एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सारे मटेरियल 20,000 क्वेश्चन है, ये मिल रहे हैं आपको मात्र 300 रुपये में 25 तारीख तक। तो जिनको लेने हैं ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में 3 बजे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।